जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। आज का जो हमारा टारगेट है ये बेसिकली जो आपका क्लास 10th उसका जो साइंस है आपका, जिसका मैं चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका अम्ल क्षार एवं लवण, बेसिकली एक केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ता है आपका। इसके आज हम लोग जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर सीधी सीधी बोलो कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन दोनों टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करेंगे। आज करीबन समझ लो कि 200 से प्लस क्वेश्चन है, तो सेशन लंबा हो सकता है, तो आपको अंत तक बने रहना है। बात मानो इतना अगर कर ले तो आप लोग, और उसके बाद आपको क्या करना है, बस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देखना है और 2 से 3 बार करके वीडियो को देख लेना है। और वीडियो को जैसे देख लेते हो बस जाके उसके बाद इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना है। और ये पैटर्न आपको हर वीडियो में फॉलो करना है कि पहले आपको क्लास लेक्चर का अटेंड करना है, थोड़ा स्पीड करके देखना है, ताकि आपका टाइम बचे, सुनने में भी अच्छा लगता है स्पीड करके देखने से। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट करना भाई। अगर आप लोग को ज़्यादा स्पीड लगता है तो स्लो कर लो, ठीक ना, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक, पर मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा स्पीड करके देखने का, ठीक है, ताकि आप लोग आगे चल के जब 11-12 में जब आपको 10-10, 12-12 घंटा करके लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आप लोग को उतना दिक्कत ना हो इस कारण से। ठीक है, इतना करो। उसके बाद जाके 2 से 3 बार करके वॉच करो, फिर जाके आपको क्या करना है, उस जो भी मैं चैप्टर पढ़ा उसको एक बार रीड कर लेना। ये पैटर्न अगर आप लोग हर बार फॉलो कर लेते हो ना, तो फिर समझ लो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। साथ ही साथ और एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करना, क्योंकि याद रखो कि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं क्वेश्चन लिख कर लाऊं एकदम उसी तरह से आएगा। चांसेस तो रहता है, मैंने देखा हुआ है कि मेरा अक्सर 99% क्या होता है कि क्वेश्चंस और ऑप्शन तक भिड़ जाता है। लेकिन कभी अगर ऐसा रहा कि क्वेश्चंस तो भाई साहब गारंटी है कि मैं जितना पढ़ा दूंगा उसी के इर्द गिर्द में आपका आएगा, पर मेन बात यह है कि भाई साहब अगर नहीं आया तो ऐसा तो बात ही नहीं कि नहीं आएगा, सो आएगा। लेकिन क्या नहीं आएगा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो क्या करेगा एग्जामिनर, पता है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या करेगा, थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देगा। उसके बाद आपको लगेगा सर क्वेश्चंस तो आया नहीं। अरे क्वेश्चंस आया है बबुआ, देखो तो सही, खाली क्या हुआ है कि उसका मुखौटा चेंज हो गया, यानी कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा क्वेश्चंस का, या फिर लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देगा, तो आपको लगेगा सर क्वेश्चन तो आया नहीं, पर वो आया हुआ है क्वेश्चन है। आप लोग गौर से देखो पेपर को और मेरे क्वेश्चंस को मिलाओ, मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, बाकी जैसा कि मैंने बोला, मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आज के इस वीडियो में कवर करूंगा, यानी 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी पूछे गए प्रश्न है सभी का सभी मैं आज के इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे समय की आज कमी है, तो आज फटाफट लेते हैं। और थोड़ा बड़ा वीडियो भी होने वाला है आपका, 1 घंटा का प्लस तो जाएगा ही मुझे लग रहा है, ठीक ना। बाकी मैं जल्दी निपटने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि मैं बोलता हूं कि एमसीक्यू आपका देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव 2 प्रकार से आता है आपका, एक एमसीक्यू और एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एमसीक्यू यानी कि इस प्रकार से प्रश्न रहेगा जिसमें आपका एक क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, और एक होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो क्या होता है जिसको हम लोग 1 लाइनर या 1 वर्डर प्रश्न भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है आपका कि उसका जो आपका आंसर होता है उसको आपको किस में लिखना पड़ता है, एक वर्ड में या तो फिर पूरा एक वाक्य बनाकर, एक लाइन बनाकर। तो वो भी आपका मैं ऑब्जेक्टिव के टाइप में ही रखता हूँ, ठीक ना। तो अगर आज के इस लेक्चर को अगर सही से समझ लेते हो, इस प्रकार के जो मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ सभी अगर मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग देख लेते हो, तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपका एमसीक्यू से जितने भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे सभी बन जाएगा। साथ ही साथ 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे, 1 नंबर के प्रश्न जो आपका रिटर्न एग्जाम में होगा वो भी बन जाता है। कई बार तो क्या होता है कि जैसे कि 5 नंबर का मान लो आपका प्रश्न आ रहा है, तो 5 नंबर में क्या करता है एग्जामिनर, 5 एमसीक्यू डाल देता है, या फिर बोलो 5 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न डाल देता है, तो वो भी आपका प्रश्न बन जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा इस तरह से आया तो देख लो 5 नंबर भी आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही आपका समझ लो कि आधा पोर्शन आपका इस में जो चैप्टर अभी जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका ऑब्जेक्टिव इससे कवर हो जाएगा। बाकी आधा आपका तब कवर हो जाएगा जब मैं सब्जेक्टिव लूंगा। सब्जेक्टिव भी आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो देख लो ये 2023 का पूछा गया प्रश्न है, जो कि है नीला लिटमस पत्र या फिर बोलो पेपर, एक ही चीज़ है, ठीक ना, किससे लाल हो जाता है। तो याद रखिएगा, नीले लिटमस पत्र को अगर कोई लाल कर दे तो वो क्या होता है, याद रखिएगा वो अम्ल होता है, इसलिए 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। और उल्टा रहा तो लाल लिटमस पत्र को अगर कोई नीला कर दे तो वो क्षार होता है। याद रखिएगा, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो देखो सेकंड नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है, तो ये भी 2023 का यानी कि इसी साल का पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्षार है। याद रखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार बोलते हैं। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन क्षार है, तो कौन है भाई साहब, तो याद रखो यहाँ पे कौन है, NaOH है, क्योंकि NaOH ही जो है जो यहाँ पे बेस है, क्षार है। बाकी NaCl ये क्या लवण होता है, ये HNO3 ये आपका अम्ल होता है, और ये जो CH3COOH बोलोगे सर यहाँ तो OH है लास्ट में, तो ये तो आपका क्षार होना चाहिए, पर गलत बात है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। आप लोग पढ़ोगे टेंशन मतलब अगर आप लोगों ने कार्बन वाला चैप्टर देखा होगा तो पता होगा, मैंने उसका एमसीक्यू उसका भी बनाया हुआ है, ठीक ना। तो भाई साहब ये भी आपका एक अम्ल है, पर दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, बहुत ही दुर्बल अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लोगों ने यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का पूछा है, तो जिप्सम का याद रखिएगा क्या होता है CuSO4 इंटू 2H2O, यानी कि आपका ये 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो अगर मैं यहाँ पे अगर आपका पूछ लेता प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तब ये 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है CuSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। बाकी ये वाला और ये वाला किसका आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे तो आपको मिल ही जाएगा इसका आंसर, ठीक ना, क्योंकि इससे शायद रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। देखो 2020 का पूछा गया प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी कि टार्टरिक अम्ल को जनरली हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्रकृति से, तो इमली से, इस प्रकार के जो प्राकृतिक स्रोत है वहाँ से हमें टार्टरिक अम्ल आराम से मिल सकता है, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच याद रखिएगा 7 होता है, एकदम कांटे का 7। ये आपका जैक यानी कि 2019 में पूछा गया प्रश्न, हाँ ये झारखंड बोर्ड का पूछा गया प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। अब हाँ आप बोलोगे सर मैं तो झारखंड बोर्ड से हूँ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी स्टेट से अगर आपका ये चैप्टर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देख लो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और यही नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का सॉरी यानी कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा या फिर मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो क्या आप लोग को पैनिक नहीं होना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन सेट किए ना, उस क्वेश्चंस को अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक क्वेश्चन का 2 से 3 वैरायटी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा, प्रत्येक एक क्वेश्चन का। तो अगर कहीं से भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो आपको आगे चल के जब आप लोग उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट वैरायटी आप लोग देखिएगा ना, उसके आंसर तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए बीच में भागना नहीं है, पूरा लेक्चर को देखना, ठीक है। देख लो ये 2016 का पूछा गया प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम हो गया, पर सूत्र पूछा याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा CaOCl2, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपका 2015 का पूछा गया प्रश्न है। दिलो क्या है, किसी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, तो भाई साहब उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। देखो ये रिपीटेड प्रश्न है, देखो 2015 में पूछा गया था, और फिर इधर अगर देखो तो देख लो ये 2019 में भी पूछा गया प्रश्न था। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है बाबू, यही सब आता है, ठीक है। देखो कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखें। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। कहीं पे ये भी ऐसा भी होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्रिस्टलीकरण कर दोगे तो 10H2O भी बन जाता है, लास्ट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 2014 का पूछा गया प्रश्न था। देखो आप 7 नंबर का प्रश्न जो कि 2013 का पूछा गया प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो यहाँ पे रासायनिक नाम तो लिखा हुआ है जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, सूत्र यहाँ पे मिसप्रिंट मतलब छूट गया लिखना, तो मैं लिख देता हूँ, होता है NaCl होता है, याद रखिएगा बात। अरे वही नमक जो हम लोग घर में खाने में उपयोग करते हैं, ठीक ना, सही समझ रहे हो आप लोग। 8 नंबर का प्रश्न देख लो, जो कि 2012 का पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, CaSO4 इंटू हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है। तो भाई साहब CaSO4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, थोड़ी देर पहले बताया था। और CaSO4 इंटू हाफ H2O का अगर आपको रासायनिक नाम पूछे, ठीक ना, या फिर बोलो कि इसको आपको जानना है कि इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, याद रखिएगा बात। 2012 को पूछा गया प्रश्न था। 9 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि देख लो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, भाई साहब विरंजक चूर्ण, याद रखिएगा बात। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये 2010 और 11 दोनों में पूछा है, देख लो 2 साल पूछा है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताया था सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये जैक 2010 का पूछा गया प्रश्न, और 2023 में भी आया हुआ था, ठीक ना। और ये नींबू में पाया जाता है, 2023 में शायद था या 20 में था, देख लेता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकिए। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये किधर गया, यहाँ पे नहीं है, यहीं पे होगा, कहीं पे तो था, यहीं कहीं था, ये रहा, देखिए 2018 का पूछा गया प्रश्न था। संतरा में नींबू में एक ही चीज़ है, अलग ऐसे देखा जाए तो संतरा नींबू में बहुत अंतर है, पर बात बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर का प्रश्न लिखा है कि धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय, बताइए। तो धोवन सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है। अरे धोवन सोडा मतलब याद रखो ना यार, डिटर्जेंट, ठीक ना, तो वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये आपका क्षारीय सही आंसर हो जाएगा। 2009 का पूछा गया प्रश्न था। अब यहाँ से आपका सारा क्वेश्चन खत्म होता है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, ठीक ना। अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसलिए जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा था मैंने कवर करा दिया। अब जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तब सब्जेक्टिव जितना पूछा गया वो सब भी कवर कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज की वीडियो में 200 के करीबन क्वेश्चन होगा, तो भाई साहब कहीं जाना नहीं है आपको, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये कि एक प्राकृतिक सूचक है, भाई साहब ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग कम से कम जो आपका ये जो अम्ल क्षार एवं लवण वाला चैप्टर है उसका 1 से 2 पेज तो जरूर पढ़ लीजिएगा भाई साहब।
मैं तो बोलूँगा पूरा ही पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये सारे प्रश्नों में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस सब का आंसर चेंज होते रहेगा, क्योंकि एक नहीं कई सारे प्राकृतिक सूचक हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, और बाकी आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको जरूर पढ़ना है प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक कौन कौन से, उनके क्या क्या कार्य है, प्राकृतिक सूचक का क्या क्या कैसे कैसे डिनोट करता है कि अम्ल कौन वाला है, क्षार कौन वाला है, संश्लेषित सूचक कैसे डिनोट करता है कौन वाला अम्ल कौन वाला क्षार है। एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक आपको उसको आपको आना चाहिए कि भाई साहब कौन कौन गंधीय सूचक होते हैं, उसका उदाहरण क्या है, गंधीय सूचक से कैसे पता चलता है कि कोई अम्ल है कि क्षार है, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल वो सब पढ़ लीजिएगा जरूर। एक प्राकृतिक सूचक है, तो भाई साहब प्राकृतिक सूचक देखा जाए तो यहाँ पे लिटमस है, ठीक ना, क्योंकि फिनोल्फ्थोलिन और जो आपका मैथिल ऑरेंज होता है ये सभी संश्लेषित सूचक होते हैं, तो इसलिए 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लो संश्लेषित सूचक है, थोड़ी देर पहले बताया था, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थोलिन और मैथिल ऑरेंज, ठीक ना, और भाई साहब दोनों का दोनों है, इसलिए ए और बी दोनों तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न लिखा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को नीला कर देता है कौन, क्षार करता है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 4 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल करता है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, नीला से लाल अम्ल और लाल से नीला क्षार, याद रखिएगा बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बहुत रहता है आप लोग को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल यानी कि जो सबसे ज्यादा H+ आयन डोनेट कर सकता है वही सबसे प्रबल होता है, तो याद रखिएगा, देखा जाए तो HCl सबसे ज्यादा प्रबल है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही आंसर हो जाएगा आपका। बाकी जो आपका H2SO4 और HNO3 ये भी आपके अम्ल है, प्रबल ही है, पर सबसे प्रबल HCl है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कि जो अम्ल तो हो H+ आयन डोनेट मतलब निकाले तो जल में, लेकिन कम निकाले, ऐसा कौन है भाई साहब। तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था CH3COOH। अब इसका नाम क्या आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, जिन्होंने मेरा कार्बन वाला यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक वाला जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया था, अगर उसको गौर से सुना हो तो आप लोग बता पाओगे। और बाकी कमेंट करने का बहुत ट्राई करना, ठीक है, क्या बता दूं क्या, छोड़ो आप लोग को बताना इसको, ठीक ना, लास्ट में ओइक लगेगा, बाकी छोड़ो उतना नहीं बताने वाला, आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा, नहीं तो बता दूंगा फिर आप लोग पढ़ोगे नहीं घर में। तो यही सबसे क्या है, दुर्बल है। बाकी HCl तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सबसे प्रबल होता है, H2SO4 भी है, HNO3, इन सभी से होता है CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, यानी कि कौन प्रबल क्षारक है। क्षारक में क्या होता है कि वो जल में OH- डोनेट करता है, जैसे कि अम्ल जल में H+ आयन डोनेट करता है, उसी तरह से क्षार क्या करता है, OH- डोनेट करता है। तो जो सबसे ज्यादा OH- डोनेट करेगा, डोनेट मतलब निकालना, यूँ समझ लो, देना नहीं होता है, मैंने समझ लो कि जो जल में देता है, तो इसलिए मैं बार बार डोनेट शब्द का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता किसी को देता है, वो समझ लो कि जल को देता है, यूँ समझ लो, इसलिए मैं बार बार डोनेट बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को सोचना नहीं कि क्या है नहीं है, ठीक ना। तो यूँ समझ लो कि जो सबसे ज्यादा आपका OH- आयन उत्पन्न करेगा वही क्या होगा, आपका प्रबल क्षारक होगा। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास NaOH है आपका, ये सबसे प्रबल क्षारक हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि MgOH का होल 2 का जो आपका pH परास होता है वो कितना होता है, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि 8 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल क्षारक है। आप पूछ रहे हैं दुर्बल क्षारक कौन है, तो भाई साहब याद रखिएगा, NaOH तो देखा थोड़ा देर पहले कि बहुत प्रबल होता है, HCl तो क्षारक है ही नहीं, ये तो अम्ल है, तो देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलता है कि नहीं, एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि 9 नंबर का प्रश्न मिलेगा कि अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अम्ल होता है वो जल में H+ आयन देता है, तो जब अम्ल को जल के साथ मिश्रित कर दोगे तो वो H+ आयन देगा, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि देखो अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, भाई साहब H+ आयन, देख लो सेमी प्रश्न है, पर देख लो क्वेश्चन का लेंथ में कितना अंतर है, लेंथ में अंतर, इसी कारण से देख लो यहीं तक ये क्वेश्चन इतना दूर तक है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ वर्ड का हेरफेर है, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। तो भाई साहब देखो क्वेश्चन एक ही है, पर थोड़ा सा लिखने का पैटर्न अलग है, इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को गौर से सुनिए, समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न लिखा है कि क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, जैसे कि अम्ल में H+ होता है, क्षार में क्या होगा, OH- होगा, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि देख लो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप लोग A को अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। तो उपयुक्त समीकरण में A किया, यानी कि आपको बताना है कि आखिर A क्या है जो भाई साहब अम्ल के साथ रिएक्ट कर आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग कोई भी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बन के साथ अगर आप लोग अम्ल का रिएक्शन कराओगे तो याद रखिएगा एक लवण बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल भी बनता है, तो इसलिए कार्बोनेट सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो वो धातु होता है, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का दोनों समझ में आएगा ना आपको होता है। चलिए हम लोग 14 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीले पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो समझो, ये वाला समझने का फेरा है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। एक बार कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चारों में से कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अगर आप लोग नीला पत्र डालते हो तो वो लाल नहीं होगा, तो उसका भाई क्या होगा? देखो सीधा सा बात है कि वो नीला नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? नीला नहीं हो रहा है यानी कि क्या हो जाएगा? या फिर आपके पास आपका पास क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, सीधा सा बात है। पर एक चीज़ याद रख लेना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर नीला नहीं हो रहा है, अगर नीला होता तो वो क्षार होता है, क्योंकि आपको पता है कि लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो क्षार हो जाता है। लेकिन ये क्या पूछा कि नीला नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि नीला नहीं हो जाएगा, यानी कि नीला नहीं हो जाएगा, यानी कि जो है सो वही है, नीला नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे बात है कि वो लाल होगा, या फिर लाल जो लाल है तो वो लाल ही रह जाएगा, अगर नीला है तो नीला ही रह जाएगा। मतलब सीधा सीधी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, समझने का ट्राई करो कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। पूछा है कि नीला पत्र डालने पर, यहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि नीला पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा। तो समझो, नीला पत्र को अगर किसी अम्ल में डालते तो क्या होता है? लाल हो जाता है। तो ये पूछा है कि नीला पत्र लाल नहीं हो जाता, यानी कि जाहिर सी बात है वो अम्ल नहीं है, तो अम्ल नहीं अंदर क्या है? क्षार हो जाएगा। तो भाई साहब कौन सा सही हो जाएगा तुम ही बताओ? तो भाई साहब क्षार कौन, यहाँ पे NaOH, इसलिए एक नंबर करेक्ट हो जाएगा। पर एक चीज याद रखो बाबू, ठीक ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो है इसका आपका आंसर जो हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई अगर मान लो NaCl भी अगर कोई डाल देता ना तो वो सही आंसर हो सकता था। तो पूछो क्यों? क्योंकि वो लवण हो जाएगा। क्योंकि याद रख लेना, लवण जो होता है, तीन चीज होता है, एक अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्षार जो होता है वो क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और लवण में क्या होता है कि आप चाहे लाल लिटमस पत्र डालोगे तो वो लाल ही रहेगा, नीला डालोगे तो नीला ही रहेगा, ठीक है। तो समझो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि नीला लिटमस पत्र लाल नहीं हो जाएगा, यानी कि वो नीला का नीला ही रह जाएगा। तो अगर आप लोग उसमें अगर सपोज दैट कि अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग लवण डालोगे तो वो नीला का नीला रहेगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन लवण भी हो सकता था, पर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी लवण नहीं है, सिर्फ आपका देख लो क्षार भी सही आंसर होगा इसका, और इसका लवण भी होगा। तो याद रखना क्वेश्चन में या तो क्षार देगा या तो लवण देगा। यहाँ पे आपके पास NaOH की जगह पे NaCl भी डाल सकता था, याद रखिएगा बात। तो इसीलिए आपके पास ये सही आंसर हो जाएगा एक नंबर का। बाकी ये सब देख लो, ये आपका अम्ल है, ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है, और ऑटोमेटिकली पता है अगर अम्ल रहता तो नीला को क्या कर देता? लाल कर देता, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि नहीं कर रहा है, तो अम्ल तो होगा नहीं, तो या तो क्षार होगा या तो फिर क्या हो जाएगा? लवण होगा। समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको बात। तो देखो यहाँ पे समझने का ट्राई करना, वरना एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लो वीडियो को, थोड़ा सा रिमाइंड करके, तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। 15 का प्रश्न लिखा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब याद रखिएगा, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग NaCO3 का उपयोग करते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर के प्रश्न पर लिखा हुआ है कि पदार्थ आपके पास है, A है, B है, C है, D है, इस सभी का pH मान दिया हुआ है, क्रमशः 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है? यानी कि आपके पास A का मान दिया हुआ है जो कि 2 है, B का मान दिया हुआ है जो कि 4 है, C का जो मान दिया हुआ है 7 है, और D का मान दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। किसके मान दिए हुए? pH का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन क्षारक होगा? तो आपको पता होगा कि क्षारक नापने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसमें से बीच में 0 होता है, और इस साइड में क्या होता है? इस साइड ये आपका समझ लो कि बीच में क्या माने यहाँ पे 0 होता है, ठीक ना, और 0 से लेकर ये 14 तक जाता है, 14 तक जाता है, तो बीच में 7 होता है, ठीक ना, बीच में 0 नहीं 7 होता है। 7 की इधर यानी कि 7 से अगर आप लोग 14 तक जाओगे तो वो क्या होता है? आपके पास क्षारक होता है। और 7 से कम यानी कि 7 से लेकर 0 के बीच में अगर जाओगे तो वो अम्ल होता है, ठीक है। तो देख लो भाई साहब, जाहिर सी बात है जो 7 होगा वो तो भाई लवण होगा, याद रखना 7 जो होता है वो लवण होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है। तो भाई साहब 7 तो होगा नहीं क्योंकि वो लवण हो जाएगा, 7 से कम तो होगा नहीं, वो तो अम्ल हो जाएगा। तो क्षारक कौन होगा? जो 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा एक ही है जो कि 14 है, जो कि किसका मान है? D का मान है, इसलिए जहाँ पे D दिख रहा है वैसे आंसर हो जाएगा, इनके 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि पदार्थ आपके पास है A B C D, अगेन वही है, सबका pH मान दिया हुआ है 2, 7, 10 और 14 दिया हुआ है। तो इन पदार्थों में कौन अम्ल है? अम्ल होने के लिए वही अगेन 7 से कम होना चाहिए। तो 7 से कम कौन है? यहाँ पे देख लो 2 है, तो इसलिए आपके पास 2 किसका मान है? A का मान है, तो A सही आंसर हो जाएगा, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत ही मस्त प्रश्न है, लिखा हुआ है कि देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँ, हाँ अब सही है। लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं, यानी कि ये जो चित्र ये क्या दर्शाता है? तो याद रखना ये चित्र क्या दर्शाता है कि देख लो, ये जो आपके पास इसको क्या बोलते हैं? परख नलियाँ बोलते हैं हम लोग। तो ये सब में क्या होता है कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सब में
आपका प्रबल क्षार है या तो फिर क्या है प्रबल अम्ल है। इसको अगर आप लोग हाथ में या फिर कोई भी ऐसा चीज़ में जैसे कि धातु वगैरह में या फिर कपड़ों वगैरह में गिरा दोगे तो उसको गला देता है, समझे। हाथ को भी गला सकता है प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल, समझे ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तनों में लगी चेतावनी। तो यही चीज़ है जो जिस बर्तन में जैसे कि मान लो कहीं पे NaOH है या फिर प्रबल NaOH है, ठीक ना, या फिर आपका पास मान लो कि प्रबल HCl है, तो ये सब अगर आपके पास है तो फिर क्या हो जाएगा कि उसका जो डिब्बा होता है उस डिब्बा में ये वाला आपको देखने को जरूर मिलेगा। वो चेतावनी दे रहा है कि भाई साहब प्रबल है, इसको छुए ना, नंगे हाथों से छुओगे तो जाओगे, ठीक ना। तो वही चीज़ में यहाँ पे डब्बा में लगा होता है। तो वही चीज़ है, 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं फिर से समझाने का ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन लगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। पूछा किस पदार्थ में, यानी कि इस चारों में से किस में डालोगे तो लिटमस पत्र लाल नहीं हो जाएगा, समझे ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि जो लिटमस पत्र था वो नीला लिटमस पत्र लाल नहीं हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला, सिर्फ बोला कि लिटमस पत्र लाल नहीं हो जाएगा, समझे ना। तो अब वो लिटमस पत्र याद रख लेना, या तो वो क्षार भी वो जो लिटमस पत्र हो जाएगा वो आपका लाल भी हो सकता है, और आपके पास वो याद रख लेना वो नीला लिटमस पत्र भी हो सकता है। तो याद रख लीजिएगा जनरली आपके पास। अब इसके लिए आप लोग क्या आंसर मारोगे ये आप लोग खुद कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। पर जनरली अगर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे नीला लिटमस पत्र लिखना चाहिए था। तो यूँ समझ लो प्रिंट मिस्टेकिंग आप लोग समझ लो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। लाल नहीं होने का मतलब क्या, नीला लिटमस पत्र अगर लाल नहीं हो रहा है मैंने जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो अम्ल नहीं होगा। बाकी देख सकते हो ये जो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन है और ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है और ये 3 ऑप्शन है, ये तीनों का तीनों अम्ल है, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा 4 नंबर का जो कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे नीला जरूर लिख लीजिएगा ऑप्शन में, यहाँ पे नीला लिखना भूल गया क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन लिखो कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में। तो भाई साहब याद रख लेना, किसी भी अम्ल को या क्षार को अपना गुण प्रदर्शित करने के लिए, या फिर बोलो कि अम्ल को अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए, क्षार को अपना क्षारीय गुण प्रदर्शित करने के लिए उसको जल में घोलना आवश्यक है। जल में जाकर ही वो अपना H+ आयन देता है अगर अम्ल है तो, और अगर लवण और आपका क्षार है तो वो OH- आयन देता है, और वो निकालता है तभी जाके वो क्या, वो अम्लीय या फिर वो क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित कर पाता है। तो यही लिखा हुआ है कि देखो उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक ना, क्योंकि सूखा सूखी बोलो क्या जो आपका अम्ल है या क्षार है, सूखा सूखी कहने मतलब याद है कि ये है कि उसमें जल नहीं है, समझे ना। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, तो वो आपका अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो H+ आयन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि H+ आयन देने के लिए जल की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन आपको लिखा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, संभवतः उसका pH मान या फिर बोलो pH संभवतः क्या होगा। तो भाई साहब देखो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब समझो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, और क्षार का pH मान थोड़ा देर पहले बताया था 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 से ज़्यादा यहाँ पे एक ही दिख रहा है 4 नंबर का ऑप्शन, तो यही करेक्ट हो जाएगा जो कि 10 होता है। यहाँ पे देखा हुआ है कि 22 नंबर के प्रश्न में कोई विलन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि क्या होगा, जाहिर सी बात है अम्ल होगा, यानी कि उसका जो pH मान होगा वो कितना होगा, 7 से कम होगा। तो 7 से कम यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है 3 नंबर का ऑप्शन में दूध, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखो 23 नंबर का बड़ा फेमस प्रश्न है और 2 तरह से पूछा जा सकता है, यह कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात आपको ये कमेंट करके बताना है कि चूने का छिलका किसका बना हुआ होता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। अब भाई साहब जब आपको पता चल जाएगा कि चूने का छिलका किसका बना होता है तब वापस आके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल चुका हो कि भाई चूने का छिलका किसका बना होता है। तो जो भी चीज़ का बना होता है वो क्या करता है, वो आपका जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लोग चूने के पानी में अगर मिलाओगे तो क्या कर देगा, उसको दूधिया कर देता है, व्हाइट रंग का बना देता है, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा सही आंसर कि आप लोग अंडे के छिलके को अगर HCl में मिलाते हो तो फिर क्या करते हैं, तो वो जो आपका गैस निकलता है उसको अगर चूने के पानी में डालोगे तो वो विलयन को दूधिया कर देगा। बाकी ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, एक विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर
CO2 उत्पन्न करता है यह विलयन होगा। यहाँ पे 2 नीचे होगा, ठीक ना। तो वही बात है भाई साहब, ठीक ना। अंडे के पीसे हुए कवच कोई एक विलयन का नाम बताना है कि जिससे अभिक्रिया कर आपका CO2 गैस निकालता है, कौन, HCl के साथ। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। ये है कि उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो भाई एंट्रासाइड का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न लिखा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र किसको नहीं पता, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, NaCl, ये पूछा गया प्रश्न है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, बार बार आ रहा है, रिपीटेड प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो। 27 नंबर प्रश्न लिखा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप लोग, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है इसको। लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, बेकिंग सोडा, सॉरी विरंजक चूर्ण, ठीक ना। तो इसलिए 1 नंबर प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के प्रश्न पे धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र एकदम सही सोच रहे हो आप लोग, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद होता है देख लो ये 10H2 होता है, उसके पास लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए 29 नंबर का जो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है आपके पास 30 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, थोड़ा देर पहले बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पे हाफ लगता है, तो इसलिए हो जाएगा CuSO4 इंटू हाफ H2। और अगर जिप्सम रहा तो बस यहाँ पे हाफ के जगह पे 2 हो जाएगा, CuSO4 इंटू 2H2, तब वो वाला आपका 1 नंबर प्रश्न आपका करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे जिप्सम रहता तो अरे देख लो क्वेश्चन आ गया, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप कमेंट करके बताओ, आप लोग देख लो एक बार कौन वाला होगा। सो यानी कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है ना। इसमें O बीच में नहीं होता है, नहीं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, बीच में वो नहीं होता है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल यानी कि चूना को बेसिकली, चूना तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं CaO को, पर बोला चूना जल यानी कि उसको क्या बोलेंगे, जब चूना जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, या फिर बोलो चूना को जब आप लोग जल में डाल दोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि CaOH का होल 2 बन जाता है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या, थोड़ा देर पहले बताया था, C6H12O6, यानी कि आपके पास 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न लिखा कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का होता है C12H22H11 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 का आपके पास 2 हो चुका है। अब देखो हमारे पास 36 नंबर के प्रश्न पर आता है, लिखा है कि कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 इंटू 5H2। और एक होता है हरा थोथा, हरा थोथा बोला जाता है आपके पास फेरस सल्फेट को, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। 37 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो जनरली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो आपके पास 38 नंबर प्रश्न कपड़ों के विरंजक के लिए उपयुक्त है, तो भाई साहब कपड़ों के विरंजक के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, 1 नंबर प्रश्न आपका कट हो जाएगा 38 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो 39 नंबर का प्रश्न लिखा है कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, थोड़ा देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, क्या कहलाता है। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, एकदम सही समझ रहे हो, जो कि आपका क्या कहलाता है, आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा, जो कि देख लो यहाँ पे उल्टा फुल्टा हो गया, यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बाद में होना चाहिए था, 2 नंबर का पहले थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेकिंग पाउडर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सॉरी यहाँ पे आपके पास अब 40 नंबर का प्रश्न पर आ गया, 14 तक आपका पार हो चुका है। क्योंकि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि जिप्सम का, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, एकदम सही सोच रहे हो आप लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले रहता है पैकेट में, उसको जल डाला जाता है, फिर वो जल डालने के बाद उसको हाथ में लगाया जाता है, फिर वो अपने आप टाइट हो जाता है। तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, उसमें जल डालने से वो जिप्सम बनता है, असल में टाइट जो हो जाता है, जो आपका देखोगे जो आपका व्हाइट कलर का होता है, सीमेंट जैसा हो जाता है, तो वो जब बन जाता है तब वो जिप्सम होता है वास्तव में। पर असल में देखा जाए तो डॉक्टर उपयोग किसका करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं ना। उसमें जल डालोगे तब वो गीला होगा, गीला होने के बाद उसको आप लोग ढालोगे, ढालने का मतलब ढालना मतलब हाथ में लगाओगे, फिर जब वो सूख जाएगा तब जाके जिप्सम बनता है। ऐसा तो नहीं होता है कि जिप्सम पहले से बनाया आता है, वैसा नहीं होता है, वो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर का प्रश्न लिखा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं। सेम प्रश्न देखो, थोड़ा सा खाली क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। प्लास्टर ऑफ
पेरिस का, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, इसलिए 4 नंबर सोना पॉकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एकदम सही सोच रहे हो आप लोग, अगर आपको पता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसको बोलते हैं? अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, किसको बोलते हैं? हाँ, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न में उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो याद रखिएगा, जो आपके पास बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके पास 44 प्रश्न लिखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो पीएच मान होगा। लाल को नीला कर देता है भाई साहब, देखो सिमिलर टाइप का प्रश्न है। तो लाल को नीला कौन करता है? लाल को जो नीला करता है वो करता है आपका पास क्षार करता है, और क्षार का हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, देख लो 1 नंबर का ऑप्शन भी सही होगा, 2 नंबर का ऑप्शन भी सही होगा, जो कि 4 नंबर में 1 और 2 दोनों, इसलिए 4 नंबर पॉकेट हो जाएगा। लिखा है कि अम्ल विलयन का पीएच मान होता है, अम्ल विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, इसलिए 2 नंबर सोना पॉकेट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पूछ दिए उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, तो भाई साहब या फिर 7 होता है, देखो सही चीज़ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे लिखा है 7 के बराबर और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो कोई अंतर है क्या? एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। और ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता था, क्षार के विलयन का पीएच मान क्या होता है? भाई साहब 7 से अधिक हो जाएगा, इसलिए ये 4 नंबर सोना तब उस कंडीशन में सही हो जाता है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। देखो आ गया क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताओ। चलो कौन सा क्षारीय, कौन अधिक क्षारीय है? तो देख लो, जिसका pH 8 है, जिसका 10 है, जिसका 12 है, जिसका 14 है, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कमेंट जो इसका कीजिएगा वो क्वेश्चन नंबर के साथ कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 49 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि कौन अधिक अम्लीय है? अब ये भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार बता दूं, जॉन जितना 7 से कम होगा, देख लो यहाँ पे बीच में 7 होता है, 7 से जॉन जितना कम होगा, यानी कि 0 की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है, और 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। और कहाँ तक जाता है? 7 से 14 तक जाता है, इधर आपके पास 7 से इधर 0 तक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए बात, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। या कि नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, टमाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी जो आपके पास जो नेटल का डंग पाया उसमें किस क्या पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंग में भी मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप नहीं बताने वाला हूँ, पहले आया था प्रश्न। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो थोड़ा देर पहले आया था। ठीक है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जनरली कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा आपके पास? जी सही आंसर हो जाएगा। इसलिए खट्टे फलों में जनरली क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। 54 का आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन पॉकेट हो जाएगा। चलिए 55वां प्रश्न आते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई साहब थोड़ी देर पहले बताया था दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मैंने यहाँ पे गलती से दूध बोल दिया था का? नहीं, खट्टे दूध या फिर बोलो दही एक ही चीज़ है, तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक ना। एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या? थोड़ा देर पहले बताया था एसिटिक अम्ल किसे पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऐसा प्रश्न पूछे या फिर ये पूछे कि एसिटिक अम्ल किसे पाया जाता है? सिरका में। सेम ही चीज़, एक ही टाइप का प्रश्न, बस घुमा दिया गया। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? जी हाँ सही समझ रहे हो, इमली। तो इसलिए आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 58वें प्रश्न पर आते हैं। यह है कि साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल आपने बताने वाला हूँ, संतरा नींबू होता है, तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता ही दिया मैंने लास्ट में। देखो आपके पास 59 का प्रश्न लिखा है कि आपके परिवार का कोई सदस्य भोजन अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, तो आप कौन सा उपाय सुझाएंगे? तो समझो पेट में क्या हो गया है? अत्यधिक अम्लता हो गया, पेट में अम्ल हो गया ज़्यादा। अब पेट में जब अम्ल ज़्यादा हो गया है तब उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें उसमें छाट डालना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग साबुन खा लेंगे, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हम लोग NaOH खा लेंगे, वो सब प्रबल अम्ल होता है, वो सब नहीं खाते हैं। ऐसा छाट खाएंगे जो कम क्षारीय प्रकृति का हो, समझे ना, जो खाने से हमें कुछ क्षति ना हो। तो इसलिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा? नींबू का रस। जी गलत, नींबू का रस क्या होता है? अम्लीय होता है। ये आपका और बढ़ा सकता है पेट का प्रॉब्लम, सिर का भी बढ़ा सकता है। धोवन सोडा भाई साहब का विलयन, ये का तो आप लोग साबुन खाओगे क्या? ये क्षारीय तो है पर ये सही बात है नहीं भाई साहब।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ये याद रखिएगा बात, इसको हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास देख लो सिमिलर टाइप का प्रश्न का है कि पेट में गैस हो जाने पर आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, बेकिंग सोडा का विलयन लेंगे, सीधा सा बात है। सेम टाइप का प्रश्न देखो, थोड़ा सा खाली अंतर कर दिया है कि कौन सा लवण है। भाई साहब लवण कौन है, NaCl, इसलिए आपके पास तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NaCl बहुत ही प्रमुख लवण है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जितना भी आपके पास MCQ क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारा करा दिया। अब से मैं आपको जितना भी आपका इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि मैं बोलूँ कि अति लघु उत्तर प्रश्न, वो मैं करने वाला हूँ। अब ये 100 से प्लस है, ठीक ना। तो भाई साहब जल्दी जल्दी में पार करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। समीकरण को पूरा कीजिए। देख लो, जब आप लोग हाइड्रोजन और जल को मिला हुआ तो क्या बनता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला हुआ तो जल बनेगा, तो इसलिए H2O करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर बाकी यहाँ पे एक पूरा कीजिए बोला है, तो सिर्फ जल लिखने से नहीं होगा। देख लो यहाँ पे समीकरण को संतुलित भी करना पड़ेगा। क्या होगा, जनरली H2O बनेगा, लेकिन देख लो यहाँ पे आपके पास H2O होगा, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना बहुत जरूरी है, वरना समीकरण संतुलित नहीं होगा, इसलिए 2H2O लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यह कि शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। शरीर की अम्लता का मतलब वही हो गया पेट वट, समझ लो, ठीक ना, बेकिंग सोडा के विलयन का, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि शरीर हमारा अम्लीय हो गया, ठीक। लिटमस विलयन बेगनी रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। अभी तक जो आप लोग लिटमस पत्र बोल रहे हो ना, तो भाई साहब वो तो कागज होता है, पर जनरली वो बनता किससे पता है, लिटमस के विलयन से। लिटमस होता है वो असल में एक विलयन होता है, समझ लो, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो किससे प्राप्त किया जाता है, लीचियन पौधे से प्राप्त किया जाता है। उसका रंग बेगनी होता है, याद रखिएगा बात। बस उसके बाद क्या कर देता है, कागज ले लेता है, अच्छा कागज, उसको क्या कर देता है, उसमें डुबा देता है, तो वो बेगनी रंग का बन गया, ठीक है। फिर मतलब उसको और भी नीला और लाल में ढाला जाता है, तो उस समय कुछ कुछ मिलाया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। बाकी असल में लिटमस क्या होता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लिटमस पत्र आपका कागज फॉर्म में होता है, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लिटमस का विलयन लीचियन पौधे से। गंध सूचक प्याज अपने गंध में परिवर्तन लाता है। प्याज का एक गंध सूचक है, ऐसे सूचक जो गंध के माध्यम से क्षार एवं लवण के बीच में डिफरेंस बताए, वह क्या कहलाता है, गंध सूचक कहलाता है। तो भाई साहब याद रख लेना कि जो प्याज होता है वह क्षार की उपस्थिति में क्या करता है, अपना गंध में परिवर्तन कर लेता है, यानी कि प्याज जो होता है उसका स्मेल बदल जाएगा या फिर स्मेल गायब हो जाता है, यूँ समझ लो इस प्रकार से। क्षार में तभी बदलेगा, क्षार होगा तो, बाकी अम्ल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। गंध सूचक है जैसे कि प्याज ऑप्शन में हो गया, लौंग हो गया, और भी क्या होता है, विनेला का तेल वगैरह सब होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। खट्टा खाद्य पदार्थ में होता है। खट्टा खाद्य पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है। जनरली अम्ल का स्वाद खट्टा ही होता है, ठीक है। कड़वा स्वाद वाले भोजन में होता है। कड़वा स्वाद वाले भोजन में क्षारक होता है, क्षारक अक्सर कड़वा होता है। अब ऐसा मत करना कि NaOH को चाटने लग जाओ, NaOH बहुत ही प्रबल क्षारक है, उसको खाओगे तो जी जल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मत खाना। पर जनरली जैसे कि कभी अगर आप लोग को मुंह में साबुन वगैरह चल गया, देखो ना कड़वा लगता है ना, वो सब क्षार होता है। अब नींबू तो सबको खाता है, तो वैसा आप नींबू खाते हो तो वो कैसा लगता है, आपको पता ही होगा, खट्टा लगता है, तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, इस कारण से लगता है। लौंग का तेल किस प्रकार सूचक है, भाई साहब गंधे सूचक, थोड़ी देर पहले बताया था, लौंग का तेल हो जाएगा। लिखा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल भाई साहब दही या फिर बोलो खट्टा दूध में पाया जाता है। हल्दी कौन सा सूचक है, हल्दी बेसिकली प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि हल्दी प्राकृतिक से बनता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय विलयन में हो जाता है। मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेनोप्थेलिन का अपना रंग होता है। फेनोप्थेलिन जो होता है उसका अपना कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है, जैसे कि जल रंगहीन होता है, उसी प्रकार से फेनोप्थेलिन भी रंगहीन होता है। वो बाकी अम्ल और क्षार को देखकर अपने हिसाब से वो रंग बदलता है, ठीक है। बाकी जो आपके पास मेथिल ऑरेंज है वो अम्लों को या क्षार को किसको देखकर अपना रंग बदलता है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्ल जब उसमें डालोगे तो वो लाल नहीं होता, असल में बेगनी लाल होता है, यानी कि उसका कलर जो होगा थोड़ा सा बेगनी और लाल मिक्स होकर आता है, ठीक ना, पूरा प्योर लाल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र सबको पता है, H2SO4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न लिखा है कि साबुन विलयन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर बुलबुले बनते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस हवा से हल्का होता है। बाकी कई सारे रीजन है कि उसके अंदर में जो आपका जैसे बुलबुला के अंदर में जो आपके पास प्रेशर होता है, उसका प्रेशर बाहर के वायुमंडल प्रेशर से ज़्यादा होता है। आप लोग अगर पढ़ोगे तो अपने समझ में आ जाएगा, तो ठीक है, इसको पढ़ने का जरूर ट्राई करना, आप लोग सर्च मार के, आप लोग के पास फोन तो ही। जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की अभिक्रिया से बनने वाले लवण का विलयन का नाम है। सीधा सा बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि
NaOH, और अगर आप लोग जिंक Zn को अगर आप लोग रिएक्ट कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनता है। ठीक है, आप सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हुआ है कि मध्यम क्रियाशील धातु है। तो आप लोगों ने अगर सक्रियता श्रेणी पढ़ा होगा, मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो लिया था चैप्टर 1 का, तो उसमें मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, उसमें मैंने थोड़ा सा दिखाया था, तो उसको जरूर देख लीजिए। अगर देखे नहीं तो अगर देखोगे तो पता होगा कि जिंक बीच में आता था, तो वही सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, और सबसे अधिक प्रबल कौन होगा बताओ तो? पोटेशियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, और सबसे कम क्रियाशील सबसे कम होता है Au, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं। Ag हो गया, चांदी हो गया, पर यहाँ कॉपर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, समझे, सबसे कम होता है सोना। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट भाई साहब Na2CO3। ठीक है, बाकी कॉपर भी कम क्रियाशील है, ठीक ना। बाकी निम्न पूछा, अगर सबसे कम पूछता तब हम लोग डाल सकते थे Au। ठीक है, लेकिन बाकी आप लोग ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कीजिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम हाइड्रोजन कर, देखो ये सोडियम हो गया, बीच में हाइड्रोजन हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो ये हो गया NaHCO3। चूना पत्थर का सूत्र है, चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ी देर पहले बता दें कि संगमरमर चूना पत्थर का सूत्र एक ही होता है। ठीक है, देख लो आ गया संगमरमर का रासायनिक का नाम पूछा है, सूत्र नहीं पूछा है। जो चीज़ पूछे क्वेश्चन में वही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। पूछा है नाम, तो नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और ये अगर चूना पत्थर का नाम पूछा जाता तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बाकी फॉर्मूला पूछे तो CaCO3। यह है कि चूने जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया रंग होने का कारण। अभी थोड़ी देर पहले अंडे के छिलके वाला पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा था कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में डालने से वो दूधिया हो जाता था। आखिर दूधिया किसके कारण होता था? असल में कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, इसी कारण से। ठीक ना, सोडियम कार्बोनेट के कारण ही वो दूधिया पड़ जाता है, यानी कि सोडियम कार्बन का रंग दूधिया होता है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, चूना जल का रासायनिक नाम है, चूना जल का रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम पूछा इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सूत्र पूछता तो क्या होता है? CaOH का होल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है वह कौन सा गैस है? भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा तो और भड़का देगा। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लिखा हुआ है कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया को कहते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो वो उदासीन हो जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, याद रखिए बात। धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, अतः धातु ऑक्साइड होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अम्ल और क्षार लवण करके अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि धातु ऑक्साइड अगर आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका लवण और जल बनाता है। तो आपको पता है कि आपका अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। तो जाहिर सी बात है अगर अम्ल आपके पास है और धातु ऑक्साइड उसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि धातु ऑक्साइड आपका क्षार होगा, तभी ना आपका लवण और जल बना रहा है। तो इसलिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में आए, सेम प्रश्न है कि अधातु ऑक्साइड लवण से अभिक्रिया कर अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, तो अधातु ऑक्साइड क्या है? अब ऐसा वही बोला कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तभी जाके जल तथा आपका लवण बनता है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास यहाँ अम्ल है तो ये क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे अम्ल की जगह पे आप लोग क्षार कर लेना, ठीक ना, क्षार कर लेना। अम्ल एवं यहाँ पे धातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो धातु ऑक्साइड होंगे, अम्लीय होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर ही लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, सभी अम्लों में होता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। और उसी प्रकार से सभी अम्लों आपके पास क्षारों में क्या होता है? उसमें भी OH होता है। ठीक है, आपको पता होगा हाइड्रोनियम आयन होता है, बोलो H+ आयन होता है। जल एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी भी अम्ल को जल में नहीं डाला जाता है, मतलब अम्ल को जल में डाला जाता है, जल को अम्ल में नहीं डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग क्या करेंगे, जल में अगर अम्ल को डाल देंगे तो वो क्रिया बहुत ही उष्माक्षेपी होती है। तो यहीं पे आंसर क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, जिस कारण से वो आप लोग का क्या हो जाएगा, वो आपका खोल के बाहर आ सकता है, हाथ में लग सकता है, फिर हाथ जला देगा। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका बीकर फट जाए, गर्म में हो, इतना गर्म हो जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए क्या करता है, उसको हमेशा जल में अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, अम्ल में कभी भी जल को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? याद रखना, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, पर जल में अम्ल को आप लोग आराम से मिला सकते हो, धीरे धीरे करके हिलाते हिलाते। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, क्या बोला मैंने फिर से कि आप लोग कभी भी अम्ल में, सांद्र अम्ल में, जो अम्ल ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न करे, सांद्र अम्ल में कभी भी आप लोग जल नहीं डालना, दिक्कत हो जाएगा। पर जल में आप लोग अम्ल डाल सकते हो या फिर क्षार डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, समझे। अब क्षार के साथ भी ऐसा होता है, जी हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा सांद्र क्षार में जल डालोगे तो बहुत ही उष्माक्षेपी होगा, उसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जल में क्षार को डालना है। थोड़ा उल्टा बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता है कभी कभी। यह है कि देख लो,
आयन की सांद्रता के में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया कहलाती है तनुकरण। याद रखिए बात, किसी भी अम्ल या क्षार में उसके आयनों में प्रति इकाई आयतन में अगर कमी आएगी तो वो तनुकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं, प्रबल होते हैं। उसी प्रकार से कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल होते हैं। उसी प्रकार से अधिक संख्या में OH- उत्पन्न करने वाले प्रबल होते हैं, कम संख्या में OH- उत्पन्न करने वाले दुर्बल होते हैं। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन कि पीएच है, पीएच का एक सार्वत्रिक सूचक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, पीएच स्केल का प्रयास होता है 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, मैंने बताया था, और बीच में 7 होता है। ठीक है, लिखा है कि एक विलयन का पीएच मान 5 है, वह विलयन संभवतः होगा। देखो 7 से कम है यानी कि अम्लीय होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, अम्ल। चलिए 38 नंबर के प्रश्न पर आता है, लिखा हुआ है कि पीएच जो है वो 7 से अधिक है। इसका मतलब क्या होता है, जिधर मुंह होता है उधर अधिक होता है। तो यहाँ पे 7 से पीएच का मान अधिक है तो वो विलयन होगा, तो 7 से अधिक है यानी कि क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक, और ये प्रश्न ऐसा रहता तो यहाँ पे अगर मान लो कि पीएच ऐसा लिखता, पीएच लिखता और मुंह इधर घुमाया था तो वो अम्लीय हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि एक विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा उदासीन। लेगा कि एक विलयन ए जिसका पीएच मान 8 है, एक विलयन बी भी है आपके पास जिसका पीएच मान 10 है, तो कौन अधिक क्षारीय होगा? जाहिर सी बात है जो 7 से अधिक जिसका मान होगा, तो 7 से अधिक भाई तो दोनों का है, लेकिन सबसे जो बोला था जो सबसे ज़्यादा अधिक होगा यानी कि 7 से जो जितना दूर होगा यानी कि 14 की तरफ होगा वो सबसे प्रबल क्षार होता है। तो इसलिए आपके पास जो कि बी है, तो इसलिए बी सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे प्रबल क्षार होगा इन दोनों में से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो कोई एक्स है जिसका पीएच मान 1 है और y है जिसका पीएच मान 5 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? जो अधिक 0 के क्लोज होगा, यानी 7 से जो सबसे कम होगा 0 के क्लोज होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इसलिए आपके पास x सही हो जाएगा क्योंकि इसका पीएच मान 1 है जबकि y का 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करती है, इसलिए H+ आयन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्षार की प्रबलता या दुर्बलता उसमें उपस्थित OH- आयन पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आयन जिसको हम लोग H+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। समझने ट्राई कीजिए, अधिक नहीं होगा। समझिए बात, क्या कौन क्वेश्चन कर रहा है। देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसका मान जो होगा वह 7 से उतना ही कम होगा। तो वही बोझा है कि उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसलिए उतना ही कम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपको डाइवर्ट कर सकता है, तो बचते रहिएगा। यानी कि शुद्ध जल के लिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, माइक गिर गया, थोड़ा मैं माइक लगा लूँ। लिखा है कि शुद्ध जल के लिए H+ एवं OH- आयन होते हैं। तो समझो शुद्ध जल के लिए जो होता है वो H+ और OH- क्या होते हैं, आपस में परस्पर बराबर होते हैं। याद रखिएगा बात, क्योंकि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है यानी कि ना ही वो अम्लीय है ना ही क्षारीय, यानी कि उन लोग का H और OH- आपस में बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि शुद्ध दूध का पीएच मान 6 होता है जब शुद्ध दूध का मान क्या लिखा कि पीएच मान दिया हुआ 6 होता है, जब वो दही बन जाता है तब पीएच मान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि दूध क्या होता है, जब वो दही बन जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। खट्टा होने का मतलब क्या हो जाता है कि उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम हो जाएगा। और शुद्ध दूध का मान अगर 6 है जब वो खट्टा नहीं हुआ है, तो जब अब वो खट्टा हो चुका है तब जाहिर सी बात है वो अम्लीय होगा, यानी कि वो 7 से कम होगा। और जब 6 भी आपका अम्लीय है, पर 6 में होने पर वो दूध अगर प्योर दूध है तो भाई साहब वो जब खट्टा हो जाएगा तब जाहिर सी बात है वो 6 से और कम हो जाएगा, तभी ना वो खट्टा होगा। क्योंकि 6 तक तो अम्ल होता है, हमको पता है, ठीक है, क्योंकि वो 7 से कम है। पर 6 पे होने पर भी दूध क्या, वो अगर साफ दूध है तो आपको पूछा कि कौन सा आपका अम्ल आपका बोला जाए खट्टा दूध होगा, तो जाहिर सी बात है कि 6 से कम होगा, तभी ना, इसलिए लिखा 6 से कम। लिखा है कि मनुष्य के शरीर के पीएच का प्रयास है, तो लिखिएगा 7 से 7.8 के बीच में होता है। हमारे उदर जिसको हम लोग पेट बोलते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारा HCl पाया जाता है। याद रखिए बात, जी हाँ सही समझ लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में। लिखा है कि पेट की छोटी आंत में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है लगभग, तो कई जगहों पे आपको 1.5 मिल जाएगा, 1.5 से 2 के बीच में, कई जगह पे अलग अलग मिलेंगे, तो फिलहाल 1.4 याद रख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत इनेमल होता है, याद रखिए ये बात। ठीक है, और बाकी अगर पूछा जाए कि
दांत का कठोर भाग कहलाता है भाई साहब, दांत का कठोर भाग इनेमल ही कहलाता है। और पूछे कि दांत का इनेमल बना होता है, दांत का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान, याद रखिएगा दांत कब सड़ने लगते हैं, जब मुंह का जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है। तो भाई साहब अम्ल कितना अम्ल, जब 5.5 से और कम होने लगता है तब, इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब टूथपेस्ट और दंतमंजन का उपयोग करो, क्योंकि टूथपेस्ट और दंतमंजन होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो हमारा मुंह जो अम्लीय होता है वो क्या होता है, वो वापस से क्षार हो जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर निटोल हो जाता है, वापस से हमारा मुंह क्या होता है, क्षारीय होना जाता है, जिसके कारण से हमारा दांत बच जाता है। इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए 2 टाइम। क्योंकि अम्ल वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 पर लिखा है कि उपजाऊ मिट्टी का पीएच प्लस होता है, उपजाऊ मिट्टी का पीएच प्लस जनरली 7 से लेके 7.6 के बीच में होता है, यानी कि ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। ठीक है, लिखा है कि लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। लगभग हर चीजों के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लीजिए बात। मधुमक्खी के डंक मारने से डंक स्थान पर रगड़ना चाहिए। अब आपको पता है कि मधुमक्खी का डंक में मेथोनिक अम्ल होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है। तो अम्ल आपको शरीर में जाएगा, यानी कि वो काटेगा तो अम्ल चला जाएगा शरीर में, तो आपको जलन होगा उस अम्ल के कारण। तो अम्ल को आपको कम करने के लिए क्या डालना है, उसमें छाट डालना पड़ेगा। अब कौन सा छाट डालोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग डायरेक्ट NaOH डाल दोगे तो आपका पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा, नहीं, दुर्बल क्षारक डालना है, इसलिए आपका दुर्बल क्षारक सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 59 पर आते हैं। सिरका में अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। संतरा में देख लो सिट्रिक अम्ल, इमली में क्या होता है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में क्या होता है साइट्रिक अम्ल। भाई साहब नींबू संतरा एक ही बात, एक ही चीज पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है साइट्रिक अम्ल, भाई साहब वही नींबू और संतरा में पाया जाता है। उसी प्रकार से 65 नंबर का प्रश्न लिखा है कि डॉग पौधे की पत्ती को उस स्थान पर रगड़ा जाता है जहां, एक याद रखेगा, एक पौधा होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, जनरली होता है नेटल का पौधा हम लोग बोलते हैं। उसका पत्ता अगर आपको सट जाए ना तो उसके अंदर में छोटे छोटे डंकनुमा बाल होते हैं, वो आपके शरीर में अंदर कर जाएगा और उसके अंदर में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से आपको जलन होती है। तो एक चीज सबसे अच्छी बात ये है कि कभी अगर आपको वो छू जाए, वो पौधा नेटल का पौधा, आपको उसका डंक लग जाए, वो डंक मारता नहीं, आप लोग सट जाओगे तो अपने आप उसका लग जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग बचोगे कैसे, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति में दिया है तो प्रकृति के पास ही उसका इलाज होगा। ठीक ना, तो याद रखना कि जो जहाँ पे नेटल का पौधा पाया जाता है उसी के इर्द गिर्द में और एक पौधा उगता है जिसको हम लोग डॉग का पौधा बोलते हैं, डॉग। ठीक ना, तो उस पौधे की पत्ती को अगर आप लोग वहाँ पे रगड़ लोगे ना तो वापस से आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का सूत्र है NaCl, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण अम्ल एवं क्षार से होता है, अम्ल एवं क्षार के विक्रिया से होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है भाई साहब, वो उदासीन होता है। सोडियम क्लोराइड क्यों ऐसा होता है वैसे, क्योंकि वो लवण होता है, लवण का pH मान 7 होता है, क्योंकि समुद्र जल से प्राप्त लवण है। समुद्र जल से क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोर क्षार अभिक्रिया में बनता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलता है, साथ ही साथ क्षार भी बनता है इस कारण से, तो इसलिए क्या हो जाएगा क्लोरीन एवं क्षार। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है वैसा अब NaOH, इसीलिए आपके सही आंसर हो जाएगा। लेकिन रसायनों का कच्चा लिखा है कि रसायनों का कच्चा पदार्थ कहते हैं, जनरली रसायनों का कच्चा पदार्थ हम लोग NaCl को ही कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए बात। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बनने लवण होते हैं। देखो भाई साहब, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण होते हैं। आपको पता है कि अम्ल यहाँ पे क्या है, आपके पास दुर्बल अम्ल है और आपके पास प्रबल क्षारक है। जनरली सही बात है कि अम्ल क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार, यानी कि क्षार थोड़ा सा ज्यादा है। अब क्षार अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका लवण बनेगा वो लवण तो होगा ही, पर थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होगा। ऐसा हो सकता है कि लवण तो भाई साहब 7 होता है, उसका pH मान थोड़ा सा 7.1 हो, 7.6 हो, ऐसे हो, समझ में है ना, तो थोड़ा सा लवण तो होगा पर क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर ऐसे रहता कि मान लो कि अगर आपके पास प्रबल अम्ल होता, दुर्बल क्षारक रहता तो वो लवण तो बनता पर थोड़ा सा प्रबल अम्ल बनता, प्रबल अम्ल बोला यानी कि थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का क्षारक बनता। ठीक है, तो याद रखिए अम्लीय प्रकृति का लवण बनता। ठीक है, ये करेक्ट हो जाता है। 74 नंबर से लेगा कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से बने लवण का pH होता है। अब देखो दोनों का दोनों प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है, क्षारक भी प्रबल है, तो उसका pH प्लस क्या होगा 7 के बराबर, क्योंकि वो पूरी तरह से निटोल हो जाएगा, वो लवण हो जाएगा। ठीक है, देखो कि लवण सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। सबसे पहला बात तो सोडियम सल्फेट एक लवण है, ठीक ना, तो उसका निर्माण किससे होता है भाई साहब, जब आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और जब आप लोग उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो आपके पास सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है, महात्मा गांधी
ने दांडी यात्रा का संबंध है, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से क्या संबंध है भाई साहब, नमक से, ठीक है, क्योंकि दांडी जो यात्रा था वो गांधी जी ने चलाया था, वो किस कारण से, नमक के कारण से, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने कर लगाया था। बाकी पंकज सर से पूछ लीजिएगा, मुझे उतना अच्छा से पता नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी मुझे बस इतना ही पता है कि दांडी यात्रा जो है वो नमक के कारण किया गया था, ठीक है, कर वगैरह लगाने के कारण से, क्योंकि नमक तो हम लोग खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमारे तीनों तरफ समुद्र है, बस एक तरफ स्थल है, तो भाई साहब नमक हमारे लिए बहुत ही इजीली उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक ना। तो भाई क्यों हम लोग उसके लिए कर देने जाए, ठीक ना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। सोडियम क्लोराइड का विलयन है, उसमें अगर आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, समझ लो। तो उसमें इलेक्ट्रोड और जो आपके पास कैथोड होगा, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड सीधा सीधी बोलो तो एनोड और कैथोड होगा। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पूछा है कि क्लोरीन गैस तो मुक्त होगा ही, क्योंकि देख लो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग फैल जाएगा, ठीक ना। सोडियम जिसमें Na+ का चार्ज होता है, क्लोरीन जिसमें माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। और एनोड जो कि प्लस होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड जो कि प्लस है और क्लोरीन जो कि माइनस आपस में रिएक्ट करेगा, या फिर मान लो खींचातानी करेगा, तो क्लोरीन गैस कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। और यही अगर ये प्रश्न ऐसा पूछ दे कि भाई साहब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होगी, कैथोड पर सोडियम गैस मुक्त, हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी, ठीक ना। बाकी इसको थोड़ा सा मुझे चेक करने दो, ठीक है, इसको हमको थोड़ा सा चेक करने दो, ठीक है। फिलहाल अभी इसको भूल जाओ आप लोग, इस 78 नंबर के प्रश्न को भूल जाओ। बाकी आप लोग इसको एक बार क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, आंसर को छोड़ दो, ठीक ना। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, 78 नंबर के प्रश्न को, और 77 नंबर के प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, थोड़ा सा चेक करना है मुझे, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग पास अभी भी इतने सारे प्रश्न हैं। देखो 79 का ऑप्शन लिखा है कि क्षार, जिसको जे एक ऑप्शन क्षार दिया हुआ है, NaOH का उपयोग होता है भाई साहब साबुन तथा अपमार्जक में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में हम लोग NaOH का उपयोग करते हैं। उस पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है, थोड़ी देर पहले बताया था बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, जो कि क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है। जैसे कि बुझा हुआ चूना और क्लोरीन अभिक्रिया कर बनाते हैं व्यंजक चूर्ण बनाते हैं। जैसे कि बुझा हुआ चूना निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है, बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है। देखो एक ही टाइप का प्रश्न है पर कितनी तरह से पूछे जा सकते हैं। व्यंजक चूर्ण बनाने का समीकरण है, तो देख लो भाई साहब अभी तक तो पढ़ लिए हम लोग, थोड़ा समीकरण भी पढ़ लेते हैं। देखो आपके पास बुझा हुआ चूना, उसमें क्लोरीन गैस डालोगे तो आपके पास ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है, ठीक है। यहाँ के दिए गए समीकरण में एक्स है, तो यहाँ पे ये एक्स किया हुआ, तो समझो सेम चीज़ है। देख लो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे, जाहिर सी बात है CaOCl2 बनेगा, थोड़ी देर पहले बना था और जल बनता है, तो इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न है, कितना तरह से बना देखो। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है भाई साहब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक ना। बाकी देखो भाई साहब एक ही प्रश्न कितने तरह से आ सकते हैं। क्योंकि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, वही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। कपड़ों के रंजक में उपयोग होता है, कपड़ों के रंजक में हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ कि कपड़ों के विरंजक में, रंजक नहीं विरंजक में, कि कागज के रंगों को उड़ाने में उपयोग होता है भाई साहब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बाकी इसको आप एक बार गूगल में जरूर सर्च करके मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि 89 नंबर प्रश्न लिखा है कि रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में उपयोग करते हैं। तो रासायनिक उद्योग में हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एक उपचायक के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पे 2 नीचे होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लो 19 नंबर का प्रश्न लिखा है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में ताप रहता है। भाई साहब सीधा सीधी पूछो तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में कितना ताप चाहिए, तो मैंने ये HW आपको दिया, ये आप लोग पता करके बताएगा। आप लोग बहुत फोन चलाते हो ना, तो देखो तो आप लोग को आंसर कितना दे पाते हो आप लोग। और भाई सही, सच में सही भाई, अरे भाई साहब साथ ही साथ आप लोग इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर है जो कि आपका 91, उसको जरूर लिखिएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन आंसर दे लो, ठीक। व्यंजक चूर्ण बनाने में कच्चे पदार्थ का उपयोग होता है भाई साहब बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, ठीक ना। याद रखिए एक बात, जनरली क्वेश्चंस का जब आप लोग आंसर देते हो तो जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हो उस क्वेश्चन का नंबर भी जरूर शो कीजिएगा, ठीक है। देखा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र है भाई साहब, देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ठीक है, 2 नीचे होगा। खड़िया चूना, संगमरमर, खड़िया चूना, चूना पत्थर, संगमरमर, सबका एक ही फॉर्मूला होता है जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। CaCO3। बेकिंग सोडा का
बाजारू नाम है, यानी कि बेकिंग सोडा का बाजारू नाम क्या है, उसको हम लोग खाने का सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं। जी हाँ, आप सही समझे। आप लोग बोलते हैं ना 2 टका खाना का सोडा दे, ठीक ना, तो वही चीज़ है, उसी को बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक ना। आप दुकानदार को बोलना भाई साहब बेकिंग सोडा दो मुझे, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश बोलना, ठीक है। बाकी अगर आप लोग उसका सूत्र भी बोल दोगे तो और अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि मीठा सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है भाई साहब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम है भाई साहब बेकिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, तो भाई साहब बेकिंग सोडा का निर्माण के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है वो NaCl होता है। बाकी NaCl होता है, H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, NO3 का भी उपयोग किया जाता है। 99 नंबर प्रश्न लिखा कि बेकिंग सोडा का जलीय विलयन होता है। बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा क्षारीय प्रकृति का लवण है, इसलिए आपके पास ये क्षारीय होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बनता है। बेकिंग सोडा गर्म करोगे तो CO2 गैस निकलेगा। केक बनाने में उपयोग होता है। केक बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है, उसको फुलाने में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। खाने को शीघ्र से पकाने में उपयोग होता है। खाना को भी जल्दी पकाने के लिए मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। देखोगे आप लोग की मम्मी लोग मटर वगैरह को जल्दी सिझाने के लिए, फिर बोलो उसको जल्दी जल्दी भाप लगवाने के लिए, उसको नरम करने के लिए उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देती है, ठीक ना। लिखा कि सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक, ये अग्नि बुझाने का ये यंत्र होता है एक प्रकार का, उसमें बेकिंग सोडा का ही उपयोग किया था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सो कि सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 के साथ किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो उसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है, ताकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बड़े मात्रा में निकले। पाव रोटी एवं केक को फुलाकर बड़ा मुलायम एवं स्पंजी बना देता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, बेकिंग सोडा डालने पर। बेकिंग सोडा खाने का सोडा, यानी सोडा अम्ल अग्निशामक में निकलने वाला गैस है भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा देर पहले बताया था क्या, NaHCO3 और H2SO4 अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 107 नंबर का प्रश्न लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है, तो भाई साहब धोने का सोडा, क्यों आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, जो कि होता है आपके पास Na2CO3 होता है। इसका क्रिस्टलीकरण यानी कि इसमें 10 गो जल अगर ऐड कर दोगे, 10 गो जल का अणु, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम, आपके पास धोने का सोडा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास धोने का सोडा का रासायनिक नाम है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम है, लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। मैं थोड़ा देख रहा था 107 नंबर का क्वेश्चन क्या सही था, क्या था क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चुप हो गया था, ठीक है। तो क्या था, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, ठीक ना, थोड़ा सा गलती लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि धोने का सोडा में कितने अणु जल होते हैं, थोड़ा देर पहले बताया था, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो देख लो 10 गो जल है, इसलिए 10 सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रश्न लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, इसका आप लोग सही आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका सही आंसर भी हो सकता है यही भी, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न लिखा है कि कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया था, थोड़ा देर पहले बताया था सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग होता है, घरों में साफ सफाई के लिए धोने के सोडा का, याद रखिएगा बात, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का, ठीक ना, कठोर जल को मृदु करने में। और घरों में साफ सफाई के लिए वही क्या होता है कि धोने के सोडा, जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है कमेंट करके बताइएगा। कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में उपयोग होता है, भाई साहब सोडियम कार्बोनेट का ही उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा का जलीय विलयन होता है, ये थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए कॉपर सल्फेट का रंग होता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, और फेरस सल्फेट का कमेंट करके बताइएगा। और लिखा कि जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का भाई साहब वही क्या होता है, यहाँ बीच में 2 होता है, बाकी सब सेम होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। किसके साथ सेम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ, सब वही सेम होगा, CaSO4 इंटू आपका यहाँ पे बस यहाँ पे हाफ लग जाएगा और H2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अस्पताल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, भाई साहब टूटी हड्डियों का प्लास्टर करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिप्सम में कितने अनुजल होते हैं, थोड़ा देर पहले देख लो आप लोग, यहाँ पे देख लो, जिप्सम में आपका 2 अनुजल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अनुजल होते हैं, देख लो यहाँ पे बीच में हाफ होता है, अभी मैंने बताया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आधा होता है। आप लोग इसको 0.5 भी लिख सकते हो। जिप्सम का रासायनिक नाम है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा देर बताया था, CaSO4 इंटू का 2H2O। देख लो 2 का मतलब डैका होता है, ठीक है ना, 3 का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताइए, 1 का मतलब क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। लिखा है कि भाई 122 नंबर का प्रश्न लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भाई साहब कैल्शियम सल्फेट और द हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट, याद रखिएगा बात,
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने शुरू में बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण है। तो देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास ये रहा, एक मिनट रुको, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जल रहा। इसको जब आप लोग अभिक्रिया कराओगे, बस आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जल जो रिएक्ट कराओगे वो 3/2 अणु के साथ रिएक्ट किया जाता है, ठीक ना। तो फिर आपके पास ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ले भाई कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का C6H12O6। देख लो ये प्रश्न बार बार रिपीटेड हो रहा है। नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र है भाई साहब CuSO4 × 5H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में ताप रखा जाता है तो भाई साहब 373 केल्विन। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर के प्रश्न पे लिखा हुआ है कि जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु में अंतर है। सीधा सीधा पूछा है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें जो जल के अणु होते हैं उसमें अंतर कितना है। तो भाई साहब जिप्सम में 2 अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है। थोड़ी देर पहले बताया था, दिखा दूं मैं वापस से आपको, ठीक ना। तो देख लो यहीं पे देख लो, ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें हाफ है और जिप्सम में 2 है। तो पूछा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच में अंतर पूछा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम में आपके पास 2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ है। इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास अंतर निकल जाएगा। एलसीएम 2 आएगा, ऊपर में 3/2 आएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमकर कठोर हो जाता है जल मिलाने पर, पता है आपको जिप्सम बना देता है वो। 129 नंबर का प्रश्न में लिखा है कि सोडियम जिंकेट का निर्माण तब होता है जब जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के बदले अभिक्रिया करता है। भाई साहब जस्ता, यहाँ पे क्वेश्चन में बस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा पता है, क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। यहाँ पे क्या होगा पता है, सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है जब जस्ता, इसको पूरा काट दो, अभिक्रिया करता है, ठीक ना। से या तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हटा दो, हाँ अभिक्रिया करता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया ना कि अगर आप लोग उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को रिएक्ट कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनता है। बाकी अगर ऐसा भी रहेगा कि ये कोई ऐसे भी रहेगा तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको ये बस याद होना चाहिए, मेन पॉइंट तो ये है, क्वेश्चंस का आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद होना चाहिए। अगर मेन पॉइंट याद है तो आप लोग किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा आप लोग बना सकते हो। बस आपको ये याद रह गया कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट बनता है, बस इतना याद रखो। बाकी क्वेश्चन को आप लोग अपने आप बना लोगे, ठीक है। बाकी देखो लास्ट का 2 प्रश्न है, ठीक ना, जो कि आपके पास क्वेश्चन सबसे आपके पास 130 नंबर का प्रश्न है, जो कि लास्ट से सेकंड नंबर का प्रश्न है। हाइड्रोजन गैस के दहन से उत्पन्न ध्वनि होती है फटफट, ठीक ना, आपको पता होगा फटफट की ध्वनि निकलती है, जिस कारण से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की किस अवस्था का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है, तो द्रव अवस्था, क्या रखिए बात, ठीक है। तो आज का क्लास भाई साहब इतने रखेंगे, 1 घंटा 4 मिनट का वीडियो बन चुका है और बहुत सारा प्रश्न कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है ये, और आपका बस और 2 या 3 चैप्टर बचा, उसको भी मैं जल्दी फटाफट निपटा दूंगा, ठीक ना। चलिए हम लोग देख सकते हो कितना लंबा पीडीएफ था, करीबन 27 पेज का पीडीएफ है। तो ये आपका चैप्टर 2 था, जो कि आपका अम्ल क्षार एवं लवण था, ठीक है। तो ये हमारा आज खत्म हो चुका है पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव इसका। पूरे वीडियो को 2 से 3 बार करके जरूर देखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, इसको घर में जाके एक बार रीड जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ थोड़ा स्पीड करके वीडियो को देखिएगा हमेशा की तरह, तो आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।